कहानी की शुरुआत में हम निक को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर कुछ परेशानी की हालत में खड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपनी बहन के बार में चला जाता है। असल में ये बार निक का ही था जिसे उसकी बहन मार्गो संभालती थी। खैर यहाँ पर निक और मार्गो की बातों से हम समझ पाते हैं कि निक और उसकी वाइफ एमी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से निक काफी परेशान है और वो मार्गो को बताता है कि वो जल्दी ही एमी को डाइवोर्स दे देगा। और यहाँ पर हम ये भी समझ पाते हैं कि आज निक और एमी की शादी की 5वीं सालगिरह है। इसके बाद निक जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि एमी घर पर नहीं थी और घर का कुछ सामान भी टूटा हुआ था, जिसे देखकर निक डर जाता है और वो इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कर देता है। और डिटेक्टिव रोंडा निक के घर पर आकर जांच शुरू कर देती है। डिटेक्टिव निक के घर में कुछ पुराने खून के निशान नोटिस करती है, जिन्हें देखकर डिटेक्टिव को निक पर शक होने लगता है और वो पूछताछ के लिए निक को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। लेकिन निक को ये काफी इरिटेटिंग लग रहा था, जिसकी वजह से वो डिटेक्टिव के किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देता, जिससे डिटेक्टिव का शक और भी गहरा हो जाता है। लेकिन उसके पास निक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए वो उसे जाने देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमी एक फेमस राइटर थी और वो बचपन से ही एक सेलिब्रिटी थी, जिसकी वजह से एमी के पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस दौरान एक लड़की निक के साथ एक सेल्फी लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। हालांकि निक उस लड़की के साथ फोटो नहीं लेना चाहता था और वो उस लड़की को ये फोटो डिलीट करने के लिए भी कहता है, लेकिन ये लड़की निक को गुस्से में घूरती हुई यहाँ से चली जाती है और इस इमेज की वजह से न्यूज चैनल निक को टारगेट करने लगते हैं। न्यूज में दिखाया जाता है कि अभी निक की वाइफ को गायब हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन उसने अभी से दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि निक का घर, गाड़ी सब कुछ एमी के नाम पर था। यहाँ तक कि वो बार जो निक की बहन मार्गो संभालती थी, वो भी एमी ने ही खरीद कर उसे दिया था। असल में एमी बहुत रिच परिवार से थी और दूसरी तरफ निक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से सबको यही लगता है कि निक ने ही पैसों के लिए एमी को गायब करवाया है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को जांच के दौरान पता चलता है कि एमी ने एक ड्रग डीलर से गन खरीदने की कोशिश की थी और ये ड्रग डीलर डिटेक्टिव को बताता है कि एमी काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि कोई उसे जान से मारना चाहता है और वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गन खरीदना चाहती थी, लेकिन ये ड्रग डीलर एमी को गन प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। इसके बाद हम फिर से निक को देखते हैं जो कि अपनी बहन मार्गो के साथ उसके घर पर था। मार्गो भी निक के लिए काफी डरी हुई थी। उसे शक था कि निक उससे कुछ छुपा रहा है और वो निक से क्वेश्चनिंग करने लगती है, लेकिन निक उसे गुस्से में कहता है कि कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो। और इसके बाद मार्गो अपने रूम में सोने चली जाती है। तभी निक के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। और निक जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी एंडी नाम की एक टीनेज लड़की घर के अंदर आ जाती है। असल में एंडी निक की गर्लफ्रेंड है, यानी निक एमी को चीट कर रहा था। यहाँ पर एंडी निक के साथ ही रात गुजारती है और सुबह जब एंडी घर से निकल रही थी, मार्गो निक और एंडी को एक साथ देख लेती है और इस घटना के बाद मार्गो निक पर काफी चिल्लाती है और कहीं ना कहीं उसे भी निक पर अब शक होने लगा था। अगले दिन डिटेक्टिव फिर से निक के घर पर जाती है और उसे एमी का इंश्योरेंस दिखाते हुए पूछती है कि उसने लास्ट मंथ ही एमी का इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाकर 1.2 मिलियन क्यों करवाया था। और साथ में ही वो निक को उसके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी दिखाती है, जिससे उसने 3 महीने पहले $1,17,000 की शॉपिंग की थी, जिसका बिल आज भी पेंडिंग है। और साथ में डिटेक्टिव निक को ये भी बताती है कि उन्हें निक के किचन के फ्लोर पर एमी के ब्लड सैंपल मिले हैं, जिन्हें किसी ने साफ करने की कोशिश की थी। कुल मिलाकर डिटेक्टिव को लग रहा था कि निक ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में एमी का मर्डर किया है, लेकिन निक का कहना था कि उसे खुद इस शॉपिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और इंश्योरेंस का अमाउंट वो भी एमी ने खुद ही बढ़वाया था। तभी डिटेक्टिव को एक कॉल आता है और वो निक को बताती है कि एमी के टॉयलेट में मिले यूरिन के सैंपल से उन्हें पता चला है कि एमी प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर निक गुस्से से भौंकला जाता है और वो डिटेक्टिव के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है, जिसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चली जाती है। इसके बाद निक मार्गो को बताता है कि वो तो बच्चा चाहता था और उसने इसके लिए फर्टिलिटी सेंटर में जांच के लिए अपना स्पर्म भी दिया था, लेकिन एमी अभी बच्चा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेक्शन यूज कर रहे थे। तो फिर एमी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और अगले ही सीन में हम एमी को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमी जिंदा थी और यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। असल में एमी निक से बहुत प्यार करती थी, इतना कि जब निक की माँ बीमार हुई तो वो भी न्यूयॉर्क में अपनी सेलिब्रिटी जैसी लाइफ छोड़कर निक के साथ इस छोटे से शहर में आ गई। एमी ने निक के लिए घर, गाड़ी सब कुछ खरीदा और यहाँ तक कि उसको एक बार भी खरीद कर दिया। लेकिन एक दिन एमी ने निक को उसकी गर्लफ्रेंड एंडी के साथ देख लिया था, जिसके बाद ही उसने निक को फंसाने के लिए पूरा प्लान बनाया
उसने ही अपना इंश्योरेंस अमाउंट बढ़वाया था। निक के कार्ड से बहुत ज्यादा शॉपिंग करी ताकि लोगों को लगे कि निक को बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत है। उसने जानबूझकर अपने पड़ोस की एक प्रेग्नेंट लड़की से दोस्ती की और उसे अपने घर पर इनवाइट किया। और जब उसने एमी का बाथरूम यूज किया तो एमी ने उसके यूरिन के सैंपल कलेक्ट कर लिए और किचन में ब्लड भी उसने खुद ही डाला था ताकि पुलिस को लगे कि निक एक जुआरी है जिसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और उसने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। और उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक भी इसलिए किया था ताकि एमी को लोगों की सिंपैथी मिले और निक को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। दूसरी तरफ निक को वो सारा सामान मिल जाता है जो कि एमी ने ही निक के कार्ड से खरीदा था। असल में एमी ने वो सारा सामान उसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ पर वो निक के लिए गिफ्ट छुपाया करती थी। और इस सामान में एक गिफ्ट बॉक्स था जिसमें एक नोट भी था जिसमें एमी ने पहेली के जरिए निक को बताया कि उसे मालूम है कि निक उसे चीट कर रहा था, जिसे पढ़कर निक समझ जाता है कि एमी जिंदा है और उसने ही उसे फंसाने के लिए पूरा प्लान किया है। इसके बाद निक अपने लॉयर टैनर बोल्ट से मिलता है और उसे अपनी पूरी कहानी सच सच बता देता है। बोल्ट के कहने पर निक एमी के एक्स बॉयफ्रेंड टॉमी और कोलिंग से मिलता है। टॉमी निक को बताता है कि एमी ने उस पर भी फेक रेप चार्जेस लगवाए थे जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन कोलिंग निक को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो आज भी एमी से प्यार करता था। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि एमी ने कोलिंग पर भी डराने, धमकाने और जान से मारने की धमकी जैसे सीरियस चार्जेस लगवाए थे। इस सब से निक और बोल्ट समझ जाते हैं कि एमी को लोगों को झूठे केसेस में फंसाने में मजा आता है या फिर कहें तो लोगों को सबक सिखाने में। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं जो कि अब नाम बदलकर एक छोटे से घर में किराए पर रह रही थी और यहाँ पर उसकी ग्रेटा नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक दिन जब एमी और ग्रेटा गोल्फ खेल रही थी तो एमी का पैसों से भरा हुआ पर्स नीचे गिर जाता है। हालांकि एमी उसे वापस उठा लेती है लेकिन इस दौरान ग्रेटा और उसका बॉयफ्रेंड उसका पर्स नोटिस कर लेते हैं और उसी रात वो लोग एमी का पर्स छीनकर भाग जाते हैं। अब एमी के पास ना तो रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही पैसे, इसीलिए उसे मजबूरी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोलिंग के पास जाना पड़ता है। वो कोलिंग को बताती है कि निक मेरे पैसों के लिए मुझे खत्म करना चाहता है। अब क्योंकि कोलिंग आज भी एमी से प्यार करता था इसलिए वो एमी को अपने लेक हाउस में रहने के लिए बोलता है और एमी भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ बोल्ट निक को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने के लिए कहता है और निक इस इंटरव्यू में कहता है कि एमी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे चीट किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और वो एमी को वापस आने के लिए कहता है और रोने की एक्टिंग करने लगता है। और जब एमी ये इंटरव्यू सुनती है तो उसे भी लगता है कि निक को एक चांस और मिलना चाहिए, इसलिए वो अब वापस आना चाहती है। लेकिन कोलिंग उसे जाने से रोक देता है क्योंकि वो चाहता था कि अब एमी हमेशा के लिए उसके साथ रहे। इसलिए एमी उसे भी फंसाने का प्लान बनाने लगती है और जब कोलिंग घर से बाहर जाने लगता है तो एमी जानबूझकर उसके कपड़े बिगाड़ देती है ताकि गेट पर लगे सीसीटीवी में उसकी ऐसी हालत रिकॉर्ड हो जैसे उसने एमी के साथ जबरदस्ती की है। और कोलिंग के जाने के बाद एमी भी सीसीटीवी के सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि वो बहुत पेन में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव के हाथ एमी की पर्सनल डायरी लग जाती है जिसमें उसने जानबूझकर ऐसी कहानी लिखी थी कि उसे पढ़कर ऐसा लगे कि एमी तो निक से बहुत प्यार करती थी लेकिन निक उसे जान से मारना चाहता था। और निक के फादर के गैराज में पुलिस को वो सामान भी मिल जाता है जिसे निक के क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। इस सामान में डिटेक्टिव को एक लोहे का हैंडल मिलता है जिस पर एमी का ब्लड लगा हुआ था और इसे एमी ने ही वहां पर रखा था ताकि पुलिस इस हैंडल को मर्डर वेपन मानकर निक को अरेस्ट कर ले। और होता भी ऐसा ही है। इस डायरी और हैंडल के मिलने पर पुलिस निक और मार्गो को अरेस्ट कर लेती है लेकिन जल्दी ही बोल्ट इन दोनों की बेल करवा देता है। दूसरी तरफ कोलिंग जब ऑफिस से घर आता है तो एमी उसे सेड्यूस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होती है ताकि एमी की बॉडी पर कोलिंग के फिंगरप्रिंट और उसका डीएनए आ सके। और इसी दौरान एमी एक कटर से कोलिंग की थ्रोट कट करके उसे खत्म कर देती है और सीधा निक के पास चली जाती है। इसके बाद वो पुलिस को बताती है कि कोलिंग ने ही उसे किडनैप किया था और वो हर रोज उसके साथ जबरदस्ती करता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने कोलिंग को मार दिया। और डॉक्टर भी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इस बात को कंफर्म करते हैं कि एमी के साथ जबरदस्ती की गई थी। लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव को एमी की कहानी पर विश्वास नहीं था। वो एमी से पूछती है कि अगर कोलिंग ने उसे किडनैप किया था तो वो हैंडल जिस पर एमी का ब्लड लगा हुआ था वो निक के गैराज में कैसे पहुंचा। एमी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप रहती है और बेहोश होने का नाटक करती है। इसके बाद एमी और निक घर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर निक को अच्छे से पता था कि एमी झूठ बोल रही है और एमी भी उसे सारी कहानी सच सच बता देती है, जिसे सुनकर निक एमी को छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन एमी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर निक गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 4 हफ्तों से तुम्हें छुआ तक नहीं।
और यहाँ पर एमी रिवील करती है कि निक ने फर्टिलिटी सेंटर में टेस्टिंग के लिए जो अपना स्पर्म दिया था, एमी उसका यूज करके ही प्रेग्नेंट हुई है। और ये सुनते ही निक समझ जाता है कि वो कभी भी एमी के जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो हार मान लेता है और उसके साथ रहने का फैसला कर लेता है ताकि कम से कम वो अपने बच्चे को तो एक अच्छी लाइफ दे सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।